इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे अखिलेश का गठबंधन कार्ड। यूपी के रण में 22 का जंग जीतने के लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सपा की तैयारी कुछ खास देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से गठबंधन करने में कोई चूक नहीं कर रही, फिर चाहे राजभर हो, कृष्णा पटेल हो या फिर आरएलडी। तो दूसरी तरफ बीजेपी के साथ निषाद पार्टी और अपना दल एस, यानी किसके गठबंधन में कितना दम है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में सियासी पारा हुआ गर्म, आई गई गठबंधन की बहार। गठबंधन हर किसी की मजबूरी, जातिगत वोटरों पर सभी दलों की नजर, तो कुछ दलों को बाहुबलियों का इंतजार। नेताजी की चाणक्य नीति, अखिलेश का गठबंधन कार्ड। यूपी में इन दिनों सियासी पारा हाई है। हर दल चाहे फिर छोटा हो या बड़ा हो, गठबंधन की राह देख रहा है। बड़ी पार्टियों को मालूम है कि छोटे राजनीतिक दलों का यूपी में क्या वजूद है। अगर बात कर ली जाए अखिलेश की, तो छोटे दलों पर अखिलेश को कुछ ज्यादा ही भरोसा है। अखिलेश ने अभी तक कई छोटे दलों से गठबंधन कर चुके हैं और अपने अपने इलाके में अपना वजूद रखते हैं। फिर चाहे बात सुबह सपा की कर लें या फिर आरएलडी की, किसी का पूरब में जलवा कायम है तो किसी का पश्चिम में। अपना दल की कृष्णा पटेल भी सपा के पाले में है, तो दूसरी तरफ सपा ने एक कदम आगे और बढ़ाया है और वो राजा भैया से भी बात कर रही है। अरसे बाद जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष राजा भैया ने मुलायम सिंह से मुलाकात कर यूपी का सियासी पारा गरमा दिया है। हालांकि वो कुछ खुलकर नहीं बोले कि गठबंधन को लेकर क्या बात हुई है, लेकिन अंदर खाने की ये खबर है कि राजा भैया के मुलायम सिंह से नजदीकियां जगजाहिर है। कभी एक वक्त था जब राजा भैया ने अपने दम पर नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला हालात बदल गए और राजा भैया का समाजवादी पार्टी से दूरी बन गई। लेकिन राजा भैया और मुलायम की मुलाकात बहुत ही अहम मानी जा रही है। होती रहती थी, कोविड के कारण उसमें व्यतिक्रम नहीं हो सकती। हर जन्मदिन पे हमेशा आते रहे। इस बार जन्मदिन के दिन हम बाहर थे, तो प्रणाम करने, अपनी शुभकामनाएं देने आए थे। इसके कोई और निहितार्थ बात नहीं। सर इस बार कुछ और खास है, क्योंकि सर सामने चुनाव है, सर कुछ बातचीत हुई सर? चुनाव अलग से बोला जाएगा जब होगा। धन्यवाद। चुनावी सवर में जैसे हवा बहती है वैसा छोटे दलों का रुख भी होता है, इसलिए ज्यादातर दल अखिलेश यादव की तरफ रुख कर रहे हैं। अब ये तो 22 के रण में ही पता चलेगा छोटे दलों पर यूपी की जनता कितना विश्वास करती है, क्योंकि बीजेपी भी निषाद पार्टी और अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल के साथ ही पहले ही गठबंधन कर चुकी है। 22 के रण में पटकनी देने के लिए हर दल अपने अपने दांव चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी गठबंधन की बहार में किसको फायदा होता है, किसको नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियां अपने अपने को मजबूत करने में लगी हुई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, और गठबंधन को लेकर कोशिशें जारी हैं। हर किसी की कोशिश है उसके गठबंधन में मजबूती हो। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सचिन सरोहा है, प्रदेश महासचिव आरएलडी से। सर स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। सर आपका भी स्वागत है। भाजपा प्रवक्ता है हमारे साथ एसएन सिंह। सर आपका भी स्वागत है। और एस हनुमंत राव है, वरिष्ठ पत्रकार है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। एसएन सिंह भाजपा प्रवक्ता है। एसएन सिंह साहब, आज एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। राजा भैया ने मुलाकात की है मुलायम सिंह यादव से, और कहा जा रहा है कि जन्मदिन के मौके पर मुलाकात नहीं कर पाया, थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए आज मैं मुलाकात करने उससे पहुंचा हूं। लेकिन सियासी गलियारों में खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं कि कहा यह जा रहा है कि अब अखिलेश यादव के साथ
रघुनाथ जो है राजा भैया वो जा सकते हैं, कितनी सच्चाई माने इसको? देखिए, इस पे मैं क्या बताऊंगा कितनी सच्चाई है। मैं तो ये कहूंगा कि राजनीतिक पार्टियों का अपना मेल जोल है, जो जिसके साथ चाहे वो अपना गठबंधन करें, लेकिन इन गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को नहीं कुछ असर पड़ने वाला है। क्योंकि आप देखे होंगे 2017 में भी समाजवादी पार्टी कई पार्टियों से गठबंधन की थी और क्या हुआ था, और 2019 में भी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था बीएसपी और आरएलडी से, नतीजा आपके सामने था। तो गठबंधन धर्म कितना समाजवादी पार्टी निभाती है, तो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होंगे वो बतलाएंगे। इनका गठबंधन धर्म देखे होंगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था और गेस्ट हाउस कांड में किस तरह से परिवर्तित हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नहीं, गठबंधन पहले भी होते थे एसएन सिंह, गठबंधन पहले भी होते थे, लेकिन इस बार छोटे दलों की भूमिका काफी अहम मानी जा रही। सबकी नजर छोटे दलों की तरफ है। ओम प्रकाश राज, जहां पहले बीजेपी इसके लिए जानी जाती थी, सारे छोटे दलों को एक लेकर चलती थी, अब समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव, अब वो भी बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। उनकी भी कोशिश है सभी छोटे दलों को एक साथ हम लाएं, तभी बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। अब क्या किसका गठबंधन मजबूत है? क्या बीजेपी का गठबंधन मजबूत है या समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूत है? इस पर चर्चा होने लगी है। देखिए सर, सबकी अपनी घुड़ा गणित है। जिसको जैसे इजी लग रहा है वो अपना गठबंधन करें। दूसरे के गठबंधन पे तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूं। मैं यही कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जो 4.5 साल में विकास के कार्य किए हैं, उसको लेकर हम प्रदेश की जनता के सामने जा रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से आपको भरोसा दिला रहे हैं कि 2022 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ठीक है, हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु जी, जहां गठबंधन की जो तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो बीजेपी हो, विकास के मुद्दे को लेकर अब ज्यादा कोशिश की जा रही जनता के बीच जाएं, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी बहुत सारे मामलों में प्रयोग चल रहे हैं, उसका रिएक्शन भी देखा जा रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी 5 साल नदारत रहे सड़कों से, अब वो जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, पिछड़ों के अपने आप को सबसे बड़े नेता वो साबित करना चाह रहे हैं। इसलिए वो जाति के हिसाब से गठबंधन कर रहे हैं और साथ में वो घूम रहे हैं, उसमें प्रयास कर रहे हैं। रोज नई नई फोटो आ रही हैं, वो पुराना कुनबे को जोड़ना के प्रयास कर रहे हैं, वो सौदेबाजी चल रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो निचले स्तर पे इनकी बातचीत, जैसे 2017 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह जी के पुत्र, जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल के, उन्हें आखिरी समय तक ये लॉलीपॉप देते रहे अखिलेश यादव जी, और आखिरी समय पे इन्होंने गठबंधन नहीं किया और मजबूरीवश उन्हें अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। तो आखिरी समय में कब गच्चा दे जाए, किन्हें दे जाए, किनके साथ धोखा कर दें, वो कोई नहीं कह सकता कुछ। और साथ में अभी आरक्षण को लेकर मामला चल रहा है, आज भी अखबार में है, दैनिक जागरण में है, पिछड़ों को आरक्षण का उसमें स्लैब बना हुआ है। तो उसके बारे में क्या राय है? अगर ये पिछड़ी जातियों को जोड़ना चाह रहे हैं तो इन पर यह आरोप भी है कि वो स्वजाति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे नौकरी में है, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग में। इसके अलावा हमारे बहुत मुद्दे भी हैं, क्योंकि मैं मेरठ से हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ, और जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हम और वो मित्र भी हैं, भाई दबे हम साथ भी बैठे हैं। तो यहाँ के मुद्दा हाईकोर्ट बेंच का भी है, मेरठ का, और बरेली तक, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये हाईकोर्ट का बेंच का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके ऊपर एग्रेसिव रहती है हमेशा राष्ट्रीय लोकदल। इसी तरह से हरित प्रदेश के लिए, अलग प्रदेश निर्माण के लिए राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से एग्रेसिव रहती आई है। हम ये बात पूछना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, जिसका कहना है और मानना है कि प्रदेश का बंटवारा ना हो, जब उत्तराखंड के लिए वहां के लोग आंदोलन चला रहे थे तो रामपुर तिराहा एक कांड हुआ, बहुत मशहूर कांड हुआ, उसमें अनेकों लोग शहीद हो गए। आज वहां मेला लगता है, मुजफ्फरनगर में पड़ता है। तो इनका प्रदेश के बंटवारे के लिए क्या इनका सोच है? और साथ में हाईकोर्ट बेंच जिसके या विरोध करते हैं, हाईकोर्ट बेंच के लिए इनकी क्या सोच है? देखिए, जब सपा की सरकार रही, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो राजस्व जाता था, उसको इन्होंने सफाई मेले में बहुत खर्च किया। ठीक है, आज वो सारा पैसा और राजस्व का पैसा अंबानी अडानी के पास खर्च। ठीक है, हम उस पर बात कभी और कर लेंगे। अभी सवाल यही कि गठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई जाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि गठबंधन के लिए, या फिर कांग्रेस पार्टी खुद प्रयास नहीं कर रही है, वो अकेले चुनाव में जाना चाहती है? ये है कि राष्ट्रीय लोकदल भी पुरानी साथी रही है कांग्रेस पार्टी के। हमारे नेता राहुल गांधी जी और जयंत चौधरी जी अच्छे मित्रों में भी हैं,
अच्छा, जहां तक गठबंधन की बात है, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी वो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, वो कह रही हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, तो उनका फॉर्मूला है अकेले लड़ने का। उन्होंने कुछ जो रीजनल दल हैं, जो छोटे दल हैं, उनसे बात भी की हुई है। अब वो धीरे धीरे वो पत्ते खोले जाएंगे। अब उस पर रणनीति क्या है वो अभी आला कमान जाने, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी है। सपा रालोद के गठबंधन के बाद भी भगदड़ मचने की कगार पर आ रहा है सपा। तो आपको लगता है कि अभी आरएलडी जो है, आरएलडी अभी पूरी स्थिति की स्पष्ट नहीं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहा है, ऐसा कहना है आपका? वो कांग्रेस में भी जा सकता है? देखिए, बातचीत का दौर तो हमेशा चालू रहता है। दरअसल क्या हुआ है, मुजफ्फरनगर दंगे के जो आरोपी लोग रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने उन्हें ज्वाइन करा, इसलिए वो घेराबंदी चालू हुई है उस बात से। प्लस उन्होंने कुछ लोगों को सीधा जुड़वा दिया है मुजफ्फरनगर में, और सीधी बात कर दी है कि आश्वासन दिया अखिलेश यादव ने कि आपको विधानसभा का टिकट भी देंगे और लोकसभा का भी देंगे। जबकि वहां चौधरी अजीत सिंह का, छोटे चौधरी का परिवार मजबूत है और बिना उनके वहां पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसा भी जमाना रहा है, ऐसा भी समय रहा है। बिना उनके निर्णय के वो गठबंधन से क्या बाहर जाएंगे अगला चुनाव में? वो अपने लोगों को पहले तैयार कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव पहली कच्चा देने को तैयार बैठे हुए हैं। तो जैन जी भी इस बारे में उन पे भी दबाव है अपने लोगों का, जो उनके दल के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, और खाप का भी है, किसानों का भी है, कि आप अखिलेश यादव जी के साथ मत जाइए, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगा है जो 600 से ज्यादा दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद दंगे की उन्होंने माफी नहीं मांगी। तो वो ये सारे मुद्दे, अभी वो मुजफ्फरनगर गए थे, जो लेकिन तय तो नेताओं को ही करना है, जो पार्टी के मुखिया हैं जयंत चौधरी, उनको तय करना है, अखिलेश यादव को तय करना है, लेकिन कार्यकर्ताओं की राय भी बहुत अहम होती है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद गुप्ता जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर अरविंद, जैसा अभी आपने सुना अभिमन्यु जी को, कि उनका कहना है कि ये जो गठबंधन आपका हो रहा है आरएलडी का और अखिलेश यादव का, हालांकि दोनों ने कल सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की, जहां एक ने कहा कि बढ़ते कदम, एक ने कहा बदलाव की ओर, और आज जो खबरें आई सूत्रों के हवाले से कि ज्यादातर सीटों में सहमति बन गई है। 4-5 सीटें ऐसी जहां पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। तो क्या माना जाए कि दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, दोनों के मुद्दे अलग हैं, कार्यकर्ताओं में कैसे विश्वास पैदा करेंगे एक दूसरे के प्रति? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, कांग्रेस एक, मैं आप बोलते भस्मासुर की तरह, जिसके साथ होले वो भस्म हो गया। आपने बस आप निश्चित मानी चलिए। और हम लोग तो दंड झेले हुए हैं, हम लोग तो दंड झेले हुए हैं। आज मैं एक बात आपको बताऊं, देखिए, आज आपको समय के साथ चलना होगा। जयंत जी भी नई उम्र के युवा हैं हमारा, और अखिलेश जी भी नई उम्र के युवा हैं। ये युवा हैं और साथ में युवा सोच भी रखते हैं कि हमें एक बदलाव के साथ आगे बढ़ना है, एक बेटर उत्तर प्रदेश बनाना है। देखिए, कांग्रेस ठहराव में चली गई है, ये ठहरी हुई, जैसे आपने देखा होगा जल कहीं पर भी ठहर जाए तो थोड़े दिन बाद वो पीने योग्य नहीं रहता। और जयंत जी और अखिलेश जी ये बहते हुए दरिया हैं, और आने वाले समय में यही दरिया जो है उत्तर प्रदेश में नई बहार लेके आएगा, ये मैं आपको इसके लिए आश्वस्त कर सकता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज जो सबसे बड़ी जरूरत है वो हमारी जो आधारभूत समस्याएं हैं, उनके साथ कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसी पार्टियां हैं जो उन आधारभूत लोगों की समस्याओं को उजागर कर सकती है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की स्थिति जो है, आप जो आज हमारी जो गृहिणियां हैं उनके लिए रसोई चलानी मुश्किल हो रही है, इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैं केवल किसानों की समस्या आप ले लीजिए, क्या किसानों के लिए जो है जितने प्रयास हो रहे हैं वो पर्याप्त हैं? मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी ने सब कुछ कर दिया, लेकिन हमने प्रयास किया और हम आगे भी प्रयास करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए एक बेहतर जीवन और एक बेहतर जीवन शैली की एक नींव हम रख सके। देखिए, आज जो है केवल एक बातें कह देने से काम नहीं चलेगा कि साहब जो है वो इन पे आक्षेप लगा दे, उन पे आक्षेप नहीं। हमें जो नए लोग हैं, जो यूथ हैं, उनके साथ मिलके कंधा कंधा मिला के आगे बढ़ना होगा। देखिए, आज आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल ले लीजिए, कितना विकास हुआ पिछले 5 साल में वहां पे। भाई, इन्होंने तो, बीजेपी वालों ने तो ये कहा था कि भाई हम तो पूरे उत्तर प्रदेश को आज ही, उत्तम प्रदेश अरविंद जी, आज ही जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री जी ने, और ये भी कहा कि 2024 के पहले शुरुआत भी इसकी हो जाएगी, और इसका फायदा तो पूरे प्रदेश को मिलेगा, लेकिन खासकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसको इसका फायदा ज्यादा मिलने वाला है। चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है
वो आपको जैसे आपकी फल सब्जी जो उत्पाद हैं वो आप आसानी से बाहर भेज सकते हैं। मेरठ में स्पोर्ट्स के जो प्रोडक्शन होता है उसको फायदा मिलेगा, और आगरा का जो पेठा बड़ा मशहूर है उसको भेजने में आसानी होगी। इसके अलावा एक जो मेंटेनेंस को लेकर, जो प्लेन के मेंटेनेंस के लिए जो पैसा खर्च होता रहा है विदेशों में, उसकी बचत होगी और रोजगार तो मिलना है फिर, और तरजीह आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज्यादा दी जाएगी। ऐसा नहीं लगता आपको? बताइए आप, ये प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था 2017 में इन्होंने शुरू किया था, 5 साल इन्हें एनओसी लेने में लग गए। आज 2022 में शिलान्यास कर पाए। अब आप बताइए इनका जब बनाएंगे तो आज अगले 50 साल में बनाएंगे जाके क्या? पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे एक और कह रहा हूँ, क्या जो ट्रेन जो है हमारी सबसे सस्ता, व्यापारियों के लिए जो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट का साधन होता है वो ट्रेनें होती हैं। अगर हम प्लेन से अपनी सब्जियां पेठा भेजने लगे तो हमारी कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि दूसरे हमारी कोई भी चीज खरीदेंगे नहीं। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या शिलान्यास करने से वहां पर अरविंद जी विदेशों में भेजने की बात हो रही, विदेशों में बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिसको भेजने में काफी खर्चा आता है, दूरी का बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको आसानी हो जाएगी। विदेश का व्यक्ति आसानी से आपकी चीजों को खरीद सकता है। देखिए टर्मिनल 3 और जेवर एयरपोर्ट की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं, 40-45 किलोमीटर की। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, क्या हम आज जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत है वो हमें अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए। हमें जो मझोला व्यापारी है उसके लिए जो पीछे फूड चेन जो सप्लाई जो अवरुद्ध हो रखी है उसे निरंतर उसे कंटिन्यू करने की जरूरत है, ताकि लोगों को जो मझोला व्यापारी सबसे ज्यादा व्यापार वही उत्पन्न करता है। एक जो है खिलिया वाला जो है वो, एक चाट वाला वो कम से कम 2 से 3 लोगों को अपने साथ जोड़ता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए हम एकदम हवा में चले जा रहे हैं। हम सीधे जो हम जमीन से उठ के हम सीधे एरोप्लेन में चलेंगे। आप बताइए कितने %। लेकिन डॉक्टर अरविंद, जैसे आपने कहा कि 2017 में शुरुआत हुई थी और पता नहीं 2024 में शुरू हो कि ना हो, ये भी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम चाहते 2017 में शिलान्यास कर सकते थे, लेकिन जल्दबाजी में हमें ऐसा कुछ काम नहीं करना है कि हम जल्दबाजी में घोषणाएं कर दें, ऐलान कर दें, बाद में उसमें कुछ हो ना, ढाक के 3 पाँच जैसे बोलते हैं। जी आज कौन सी आपने जो है बड़ी उसमें जो है धैर्य के साथ आपने शिलान्यास किया। आज भी तो पूरी जल्दबाजी में कर रहे हैं। आपको पता है कि 22 में अब 3 महीने बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तब आप शिलान्यास कर रहे हैं। देखिए अब देखिए, आज सोशल मीडिया भारत के लोकतंत्र का एक 5वां स्तंभ बन गया है। पब्लिक सब जानती है भारत एक युवाओं का देश है, और युवा जो है आज पढ़ा लिखा भी है और उसके हाथ में एंड्रॉइड फोन भी है। उसे जरा देर में पता चल जाता है क्या सत्य है क्या असत्य है। देखिए आपको मैं बताऊं, प्लेन आप उड़ाइए बहुत अच्छी बात है, लेकिन साहब जमीन पे जो चलने वाले उनका भी थोड़ा ख्याल कर लीजिए। रोडें ही हमें दे दीजिए। हम बहुत बड़ी दरकार आपसे नहीं कर रहे हैं कि आप हमें मर्सिडीज दीजिए, लेकिन हम कम से कम साइकिल से तो अपने घरों पे पहुंच जाएं। लेकिन एविएशन हब अगर बनेगा, जिस तरह से एक मैप तैयार किया गया है, मॉडल तैयार किया गया, उससे तो लग रहा है कि रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से। उसका फायदा उसी आसपास के क्षेत्र को ज्यादा मिलेगा, हालांकि फायदा तो पूरे प्रदेश को मिलेगा। खैर उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान हैं। हमारे साथ सचिन सरोहा है, प्रदेश महासचिव आरएलडी से। सचिन जी, आज खबरें आई हैं कि सहमति बन गई समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर। 7 तारीख को आप लोग रैली करने वाले हैं और औपचारिक घोषणा 7 तारीख को होगी, लेकिन अभी भी कुछ सीटों को लेकर संशय बना हुआ है। हम चाहेंगे आखिर तस्वीर है क्या और क्या दिक्कतें हो रही हैं जो सीटों को लेकर? देखो, सीटों को लेके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों नेता बहुत विश्वास और आत्मीयता के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस प्रदेश को एक विकल्प देने के लिए। इस प्रदेश के किसानों को, मजदूरों को, मजलूमों को एक मजबूत विकल्प दोनों युवा नेता मिलकर देने का काम करेंगे। कहीं कोई मतभेद नहीं है, बहुत सकारात्मक दिशा में सारी बातें आगे बढ़ रही हैं। माननीय जैन जी और माननीय अखिलेश जी बहुत व्यवहारिक और ईमानदार पहल के साथ दोनों आगे बढ़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अभी आपके जो मित्र हैं अभिमन्यु जी, उन्होंने ही कहा है कि जो कई सारे मुद्दे हैं जो आरएलडी के हैं, जैसे हरित प्रदेश लागू शुरू करना, अलग राज्य बनाना, लेकिन अखिलेश यादव इसके खिलाफ हैं। और लोकसभा सीट का भी जिक्र किया कि जहां से छोटे चौधरी हमेशा जीतते रहे वहां पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। ऐसे तमाम सारी बातें उन्होंने कही हैं। क्या ये गलत है? देखिए, जहां तक अभिमन्यु जी मेरे अच्छे मित्र हैं, भाई हैं हमारे, उनका अपना व्यू कुछ भी हो सकता है ना। तो देखो, हर पार्टी प्रयास करती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें
या उसकी पार्टी का विस्तार हो, लेकिन जब टेबल पे दो नेता बैठते हैं तो किस तरीके की बात होती है, वो इंटरनल चीजें हैं, वो सारी चीजें बाहर नहीं आ सकती है। वो तय करने का काम माननीय जैन जी और अखिलेश जी, आप उन दोनों के बीच में आपसी सहमति बनेगी, वो सबके सामने आ जाएगा। कोई विवाद किसी सीट को लेकर ऐसा कुछ भी। लेकिन तमाम सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, हमारे जहाँ तक मुद्दों की बात है, अभी 31 तारीख को हमने लखनऊ में आदरणीय जैन जी ने अपना लोक संकल्प पत्र जारी किया था 2022 के 22 संकल्प, और हमने सबसे पहले ऐसा राजनीतिक दल राष्ट्रीय लोकदल है जिसने चुनाव से 4 महीने पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया है, और जो हमारे मुद्दे हैं हम उन पे काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। जो कार्यकर्ता आपकी पार्टी के आरएलडी के, अगर उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती समाजवादी पार्टी की विचारधारा से, उनको कैसे समझाएगी? बता देना चाहता हूँ विकास जी, हमारी विचारधारा परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, ये चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोगों की पार्टियां हैं। कहीं हमारी विचारधाराओं में कोई फर्क नहीं है, ये समझने का की जरूरत है। दोनों तो जो मुद्दे हैं जयंत चौधरी के, आरएलडी के, उन मुद्दों पर सहमति आगे चल के बनेगी समाजवादी पार्टी की? बिल्कुल बनेगी, निश्चित रूप से। ठीक है, बनेगी, आपका ही कहना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं एस हनुमंत राव, आप ही के पास आएंगे सर। राजनीतिक विश्लेषक भी हैं सर। छोटे दलों की भूमिका इस बार बहुत अहम मानी जा रही है, कैसे देखते हैं सर? समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है जितने भी छोटे दल हैं सबको एक साथ समेटा जाए, उधर बीजेपी भी कोशिश कर रही है। क्या इस बार के जो चुनाव है पिछले वर्षों के जो चुनाव उससे काफी अलग होने वाले हैं सर? देखिए, कुल मिला के जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी छोटे दलों को मिला रही है, उससे निश्चित रूप से अलग अलग पॉकेट्स में, देखिए यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से छोटे दलों को मिला रही है। ये ऐसे छोटे दलों को मिला रही है जिनका कुछ खास विधानसभा क्षेत्रों में ठीक ठाक प्रभाव है। जैसे अगर आप ओम प्रकाश राजभर जी के सुभाषपा को लेते हैं, तो कम से कम पूर्वांचल की 60 ऐसी सीटें हैं जहां वो 15,000 से लेकर 25,000 वोट इधर से उधर ट्रांसफर करने की क्षमता रखते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी तरह से जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो आरएलडी का जो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, और अगर उसमें यादव भी आके जुड़ जाता है, तो ये एक तरह से बड़ा ही विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये भी है महत्वपूर्ण कि आप किस तरीके से आप छोटे दलों को लेते हैं। देखिए, ये दल जरूर छोटे हैं, लेकिन ये ज्योग्राफिकल एरिया में कंसंट्रेटेड है, जिससे कि क्या है कि भले ही अक्रॉस यूपी या पैन यूपी इनकी परसेंटेज 3%, 4% हो जनसंख्या में, लेकिन कहीं कहीं ये 15% से लेकर 16% की तादाद में है, जिससे कि ये उन सीटों को प्रभावित करते हैं। तो इस मामले में अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से छोटे दलों के साथ में समझौता किया है, उसमें जैसे पूर्वांचल से आपके राजभर हो गए, पश्चिम से आरएलडी हो गई, उधर आज इन्होंने कृष्णा पटेल से बात की है, जिनका पूरा प्रभाव जो है, जो कुर्मी वोटर है आपका इलाहाबाद से लेकर के उधर सोनभद्र तक का जो पूरा इलाका है, मिर्जापुर सोनभद्र का इलाका, वहां उनका अच्छा खासा प्रभाव है। आपसे भी कुछ बातचीत चल रही है, अभी पक करके वो बाहर नहीं आई है, लेकिन बातचीत तो चल ही रही है। तो दिल्ली का जो बॉर्डर का इलाका है, तो कुल मिला करके आप ये देखिए कि संजय चौहान जी की पार्टी है, महान दल है, तो ये सब पॉकेट्स में स्ट्रांग होल्ड रखते हैं। तो इस लिहाज से ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी फिलहाल कार्ड तो सही खेल रही है। अब ये इसकी काट आगे चल के, क्योंकि देखिए अभी चुनाव में करीब करीब 2 महीने का वक्त है जी। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत कमजोर स्थिति में है। पिछले चुनाव को अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 40% से ऊपर वोट गया है। तो कितना भारतीय जनता पार्टी से वोट छिटकता है, और कैसे ये छोटे छोटे दल मिल करके एक बड़ा कुनबा बनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।
और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा और कौन सा दल किस तरीके से अपनी राजनीतिक चाल चलेगा और किस चतुराई से जो है बातों को आगे रखेगा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। हाँ, अभी फिलहाल कागज पे देखने में ये जरूर लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो बेहतर तरीके से छोटे दलों को साथ लेकर के एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जो गठबंधन कार्ड है वो कार्ड जीत के कार्ड में कैसे तब्दील होगा, ये बहुत जरूरी है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। तेरी मम्मी जिस देश की मैया गंगा है, वहाँ खून भी तिरंगा है। जिस देश में मिल्कोमोर पशु आहार गाय माता के पोषण का ख्याल रखता है, उस देश के हर घर में दूध बहता है। मिल्कोमोर पशु आहार proudly celebrates the release of Satyameva Jayate 2. दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात करें अखिलेश का गठबंधन कार्ड। जिस तरह से अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को अपने साथ ला रहे हैं तो कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनने वाली है। कहा जाता है बूंद बूंद से सागर बनता है और तमाम तरह की बातें भी कही जाती हैं। इसी पर हम चर्चा करें। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। हम आएंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं एसएन सिंह साहब। एसएन सिंह साहब, जैसे छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं अखिलेश यादव और अभी जो सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। एक कहावत भी है, घर का भेदी लंका ढाए। तो अब ओम प्रकाश राजभर की भूमिका भी काफी अहम होने वाली है, क्योंकि अगर गाजीपुर, मऊ, पूर्वांचल के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां की कई सारी विधानसभाएं जो हैं वहां राजभर का वोट बैंक है। उसके अलावा अभी कृष्णा पटेल, आप अनुप्रिया पटेल को लेकर आए तो उनकी मां कृष्णा पटेल जो है समाजवादी पार्टी के साथ चली गई हैं। तो कोशिशें और एक जो मैसेज जा रहा है, एक माहौल बन रहा है समाजवादी पार्टी के लिए और आज उसी का नतीजा है। भले ही वो राजा भैया कुछ भी कहें कि ये जन्मदिन को मैं नहीं मिल पाए, जन्मदिन के मौके पर मुलायम सिंह के, वो अलग बात है, लेकिन माहौल तो बन रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। कैसे देखते हैं आप? सुन लीजिए, देखिए आप चीजों को हम और आप कैसे बताएंगे कि माहौल बन रहा है। आप तो सर, हम भी मीडिया में रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमने पहले शब्द में नकारा कि गठबंधन से हमें कोई असर नहीं है और सुभाषपा जो है आजादी के बाद कितनी सीटें पाई है वो भी आप देखे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके जो है उसको 2-4 सीटें मिल गई थी और उन्होंने कहा कि हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम अपनी सारी सीट अखिलेश जी को दे रहे हैं, तो वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इस पे भी संशय उन्होंने खुद कहा। अब आ जाइए कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे कि भाई जहाज क्यों चला रहे हैं, वो तो उस पर चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितने लोग जहाज से चलते हैं, तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जहाज सिर्फ यहीं के लिए नहीं चल रही है, ये विदेशों के लिए भी चल रही है। हमारे तमाम ऐसी चीजें जो उत्पादन हम करेंगे उसको विदेशी मार्केट में भेज सकते हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो इसके इर्द गिर्द ढेर सारी चीजें ऐसे होती हैं, वहां रोजगार मिलता है, वहां रोजी रोटी चलते हैं, वहां कोई दुकान लगाता है, कुछ और तरीके से इसके रोजगार मिलता है। अब 5-7 चीज मैं गिना दूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उसको मानना चाहिए। भाई इनके समय में 13 लाख आवास बने थे और लगभग 16 लाख आवास बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में बने थे। 42 लाख जो है ग्रामीण आवास भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और 9 लाख शहरी आवास बनाया है। 55,000 करोड़ चीनी जो गन्ना मूल्य का भुगतान वो बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में हुआ था। 95,000 करोड़ का ये समाजवादी पार्टी के समय हुआ था। 1,42,000 करोड़ का गन्ने मूल्य का भुगतान हमने किया है। 13 चीनी मिलें समाजवादी पार्टी के समय में बंद हुई थी और 12 चीनी मिलें बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में बंद हुई थी और हमने 4 नई चीनी मिलें चालू कराई हैं। उससे सब बड़ी बात है कि 2017 का चुनाव इस बात में हुआ था कि पूरे प्रदेश में ये था कि उत्तर प्रदेश में एक अपहरण उद्योग फल फूल रहा है, तो योगी जी ने उस पर बुलडोजर चला दिया है। आप देखे होंगे किसी का कोई इस तरह की बात नहीं हो रही है। और जो हर महीने कहीं ना कहीं दंगा हो जाता था, लगभग 200-250 प्रति वर्ष दंगे होते थे, कभी यहाँ कर्फ्यू लगा है, कभी किसी और जगह कर्फ्यू लगा, उस पर भी रोक लग गया है। युवाओं को चाहिए कि जो रोजगार मिले, तो 2 लाख रोजगार जो है वो समाजवादी पार्टी के समय में मिला था, लगभग 95,000 रोजगार बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में मिला था। 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, चाहे डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है या अयोध्या में काम हो रहा है या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, बुंदेलखंड में जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो आप देखेंगे जहां पे भी ये काम होता है तो कोई गिट्टी सप्लाई करता है, कोई मिट्टी सप्लाई करता है, किसी के ट्रक लगते हैं, आपने सारे विकास कार्य गिना दिए। आप सुन तो लीजिए, सबको समय दिए थे तो मैं बाकी आपकी इच्छा, आप कहेंगे तो मैं हम जाएंगे जल्दी, आप अपनी बात को खत्म करें। जी मैं विराम देता हूं, आप पूछ लीजिए, दूसरे से पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। आप कह सकते हैं, आपको मौका देते हैं, आप और गिना दीजिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा आप पूछ लीजिए। देखिए नहीं, जैसे आप बोले ओम प्रकाश राजभर के पास क्या सीटें हैं, क्या इनका अस्तित्व है और ये 4 सीटें जीतता है बीजेपी को। जब आपकी पार्टी में कोई होता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा नेता है। जब आपकी पार्टी छोड़ता है तो बुरा हो जाता है, दूसरी पार्टी का जो आता है वो साफ सुथरा हो जाता है। ये ठीक नहीं है। अगर कोई है नेता जिसका कद है, जिसका वोट बैंक है, तो उसको सम्मान देना चाहिए, भले वो आपकी पार्टी में हो या ना हो। दूसरी बात, जैसा आपने तमाम सारी बातें गन्ना मूल्य को लेकर कही, आप कहते हैं गन्ना का जो बकाया भुगतान है कर दिया गया है, लेकिन
आपकी बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोलते हैं गन्ना का कोई भुगतान बकाया नहीं है, किसान बोल रहा है गन्ना का बकाया भुगतान अभी हमको मिला नहीं है, तो किसकी बात हम सही माने? और तमाम आपने विकास कार्यों की बात की, आपने हवाई सेवाओं की बात कही, आपके बड़े बड़े नेता कहते थे कि हवाई चप्पल पहने हुए व्यक्ति जो है हवाई सफर करेगा, आज तक तो देखने को नहीं मिला हवाई चप्पल वाला हवाई सफर कर रहा है। खैर उस पर भी हम नहीं जाएंगे। हमारे साथ और भी मेहमान अभिमन्यु त्यागी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। जी अभिमन्यु जी। जी अभिमन्यु जी अपनी बात कही। हवाई सफर कर सकते हैं तो अच्छी बात है सर, इसको तो स्वीकारना चाहिए। आज देखिए अगर सड़कों से एक जिला दूसरे से जुड़ जाता है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे यही तो कहा गया, आपने भी अखबार के माध्यम से टीवी के माध्यम से दिखाया कि वहां जो भी फल सब्जियां होंगी वो 3.5 घंटे में प्रदेश की राजधानी में और 5 से 8 घंटे में देश की राजधानी में आ जाएंगी। लोगों को सुलभता होगी, चाहे कोई भी सरकार। बिल्कुल वो स्वीकारते हैं, जो एक्सप्रेसवे बना है वो स्वीकारते हैं हम लोग। जो अच्छा अगर एक्सप्रेसवे बनेगा, सड़कें एक दूसरे से जुड़ेंगी तो उसका फायदा तो मिलेगा विकास में, लेकिन क्रेडिट जिस तरह से लिया जाता है सरकारों के द्वारा वो ठीक नहीं है। ठीक है अभिमन्यु जी अपनी बात कही। हम क्यों नहीं लेंगे, अर्थव्यवस्था में छठी अर्थव्यवस्था थी, अगर हम काम नहीं किए होते सर तो। लेकिन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो तो कहते हैं उन्होंने शुरुआत की थी, शुरुआत उन्होंने की थी, काम आपने आगे बढ़ाया, हालांकि काम आपने आगे बढ़ाया, उसका क्रेडिट और जनता सब देख रही कौन कितना काम कर रहा है। आपको बताने की जरूरत नहीं, जनता को पता है आपने कितना काम किया, समाजवादी पार्टी सरकार ने कितना काम किया है। अभिमन्यु जी अपनी बात कही। देखिए जो ये आंकड़े दे रहे हैं गन्ना किसानों वाला, ये अपने पैसे थोड़ा दे रहे हैं, गन्ना का प्रोडक्शन इतना हो रहा है, ये गन्ना किसानों की मेहनत का फल है। ये क्या किस बात पे किस आंकड़े से कहते हैं इन्होंने पैसा दिया? 5,500 करोड़ रुपए अभी भी गन्ना किसानों को बकाया है। मैं खुद गन्ना किसान हूँ, सिंबावली शुगर मिल पे मेरे 2 साल का बकाया है। हापुड़ में जनपद में पड़ती है सिंबावली शुगर मिल। इस सरकार ने क्या काम किया है? डीएपी का कट्टे का दाम बढ़ाकर इन्होंने 1200 का 1500 का कर दिया, एनपीके का कट्टे का दाम बढ़ा के 1150। ठीक है। इनकोटेड जो यूरिया है उसका वजन घटाकर इन्होंने 50 किलो से कर दिया 45 किलो का। ये इस सरकार में हुआ है। और बिजली इतनी तेज चल रही है इनकी, 7.5 रुपए यूनिट है। किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा। टमाटर, भिंडी, तोरी, लौकी सब 1-1 से 2-2 रुपए किलो किसान के खुद रहे हैं, जा रहे हैं। ये कौन सा आंकड़ा दे रहे हैं? गांव गांव में इन्होंने शमशान बढ़ा दिए हैं। गंगा जी में सबने लाशें देखी हैं। 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2500 रुपए में बिका है। जहां तक मैं खुद पूर्वांचल में 6 महीने रहा हूं और वहां पर अभी वो एक्सप्रेसवे ही पूरा नहीं बना है। वहां हमारा पशु हाईवे पे आके खड़े हो जाते हैं। पूरे 340 किलोमीटर के इस हाईवे पर एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, एक भी खाने पीने की जगह नहीं है, एक भी हैंड पंप नहीं है, एक भी हवा भरने की दुकान नहीं है। मतलब आप अपना पेट भर के जाओगे, पहले अब पेट्रोल गाड़ी में डला कर जाओगे, साथ में हवा भर के जाओगे, खाना पीना पानी पीकर जाओगे। पूरे हाईवे में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के लिए जल्दबाजी में लोग उद्घाटन कर रहे हैं। आज जेवर पे यही तो हुआ है। अभी वहां कुछ भी पूर्ण नहीं है, जल्दबाजी में, क्योंकि चुनाव है, इन्हें अपने रिपोर्ट कार्ड में वो लिखना है। जबकि वहां मेट्रो भी चाहिए, एक अलग से लाइन चाहिए जो सीधा ट्रैफिक से बचते हुए लोग सीधा एयरपोर्ट पे पहुंचे। अच्छी बात है। जेवर का तो भी शिलान्यास हुआ है सर, शिलान्यास हुआ है। उद्घाटन तो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हुआ है। हालांकि जैसा आप कह रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जी पूर्वांचल इसे ये 2017 से खींचते हुए आज यहाँ पर तो ले आए। ये वहां सुविधाएं तो पहुंचाएं। बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं हर चीज में। पूर्वांचल एक्सप्रेस में क्या हुआ है? पूर्वांचल एक्सप्रेस में आप 100 किलोमीटर की स्पीड से तेज गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी हिलोरे मारने लगेगी। कहीं कट नहीं दिए हुए। लेकिन बीजेपी के नेता तो बोल रहे हैं वो तो यमुना एक्सप्रेस वे जो है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे उससे बेहतर है। मैं खुद की जुबानी नहीं बता रहा मैं। हम लोग 6 महीने से उधर घूम रहे। मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ कांग्रेस पार्टी का। और इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में जो भी जिले पड़ रहे हैं उन सब में हम लोग ट्रेनिंग दे के आ रहे हैं। 15 किलोमीटर तक के इसमें कट दिए हुए। आदमी कैसे जाएगा उसमें? और ऐसा भी है कि गाय का तो गोबर पड़ा हुआ है, हमारा पशुओं को गोबर पड़े हुए हैं, तो उस पर फिसल के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। कहीं कोई रोकथाम नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जी एसएन सिंह जी, ये बात 2 बार उन्होंने दोहराई, आवारा पशुओं वाली। आवारा पशुओं की समस्या इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल हो, हर जगह आवारा पशु घूम रहे हैं। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी और एक वायदा किया था, जो आवारा पशुओं की समस्या है, अन्ना प्रथा, उसको ठीक तरह से किया जाएगा और जितने भी आवारा पशु उनको नहीं घूमने दिया जाएगा। लेकिन अभी भी फिर से वही पिछले 2-3 साल से आवारा पशु हर जगह देखे जा रहे हैं, हाईवे पे, सड़क पर। अब किसान बेचारा दिन भर खेती करता है,
रात को अपनी फसल को ताक कराए, ना वो दिन में आराम कर सके ना वो रात आराम कर सके। किसानों के लिए तो सर भारतीय जनता पार्टी इतना की है कि हम गिनाने लगे तो 2 दिन लगेगा। पहले रात को लाइट आती थी, 7 दिन बाद आती थी, कभी दिन में आती थी, कभी रात में आती थी। मैं आवारा पशुओं पे भी बतला दे रहा हूं। तो इस ठंड में जब रात को लोग जाते थे अपना पानी चलाने, पता चलता था फिर लाइट चली गई, फिर 12 बजे आ गई, जाते थे और ठंड में मर जाते थे। कोई बात नहीं, आपने सवाल पूछा सर, मुझ पे आ जाते हैं आवारा पशुओं पे। देखिए, जब कोई भी चीज बनती है, कानून में भी 50 बार संशोधन हुए, 150 बार संशोधन हुए। कोई भी जब चीज बनती है, जब यमुना एक्सप्रेसवे और ये वाला एक्सप्रेसवे बना था, लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो उसमें भी 70% कार्य वो छोड़ के चले गए थे। जितना कार्य वो किए थे वो सराहनीय है। आप किए, उससे जनता को लाभ मिलता है। हमने भी जो कार्य किया है उस पे जो उत्तरोत्तर जो कुछ भी चीजें और रहेंगी, कहा जा रहा है वहां पे सब निर्धारित कर दिया गया, फिनिशिंग कर दी गई है। पता नहीं हमारे बड़े भाई कैसे गए, उस दिन हम लोग भी गए थे। उसके बगल से 4-4 मीटर की छोड़ के और पूरी फिनिशिंग की गई है। उस पे आपको होटल रेस्टोरेंट पेट्रोल पंप सुनिए मिले? देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आएंगे अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी मैं बैठा हूँ, अभिमन्यु जी मैं बैठा हुआ हूँ, बीच में नहीं बोलूंगा। अभिमन्यु जी मैं बैठा हूँ, अटेंड करिए, हम लोग अपनी अपनी बात करें। अभिमन्यु जी, मैं बड़े जवाब देने का मौका दीजिए। अभिमन्यु जी आपके पास आएंगे। मैं किसी के बीच में नहीं, आवारा पशुओं की बात हो रही है, इतना भी बुरा बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। एसएन सिंह साहब, जो आवारा पशुओं की बात हो रही है, के लिए सभी जिले में देखिए पहले क्या होता था, जितने पशु होते थे आप उसको जो है खाना बदोश समझ के और ले जाके कसाई की तरह काट देंगे तो कमी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही बूचड़खाने पे भी बुलडोजर चला और कहा गया कि जो अवैध बूचड़खाने हैं वो नहीं चलेंगे, लिहाजा पशु कुछ बढ़ गए। क्योंकि वो जिंदा रहे तो बढ़ गए, नहीं तो रात को ट्रकों में भर के बूचड़खाने में ले जाके और उनको काट देना है। आज के 3 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी ने सारे डीएम को ये निर्देशित किया है और सभी जिले में कहा है, एक नंबर उस पर जारी किया है कि अगर किसी को दिखता है बताएं, अगर कोई दिक्कत होगी तो अब सीधे कार्रवाई किस पे होगी, जिलाधिकारी की। मतलब आप देखिए, इतना पारदर्शी, इतनी जवाबदेह सरकार। एसएन सिंह साहब, देर नहीं कर दिया आपने। ये समस्या पिछले 2 साल से लगातार बनी हुई है, किसान परेशान हैं, अब जाकर सीएम साहब निर्देशित कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, किसानों में नाराजगी है सर जी। पहले दिन से आप देखे होंगे सर, मुझे बोल लेने दीजिए तब आप बोलिएगा। सर ने मुझसे सवाल पूछा, मैं कह रहा हूं पहले दिन से देखे होंगे गौ संरक्षण के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई और हर जिले में बनाया गया। लेकिन क्या होता है, हम हैं, आप हैं, कोई भी हो, जो अपने घर पे रखा है साहब, आप बड़े शहरों में तो ये देखेंगे वो छोड़ आते हैं और शाम को ले आते हैं। जब आप उनको पकड़ने जाएंगे तो पीछे से आ जाते हैं। 2 जगह ऐसा हुआ था, मथुरा में भी ऐसे हुआ और आगरा में भी हुआ कि पुलिस के साथ लड़ाई होगी कि ये तो मेरे हैं, ये आवारा नहीं है, और वो 40 से 50 छोड़ आते, आप देखे होंगे सर। और जब उनको नगर पालिका वाले अपने गाड़ी में डाल के ले जाने लगे, उसके बाद बोले कि अगर आप छुड़ा के ले जाएंगे तो इसका एक मूल्य चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये मेरा पशु है, ये खेत में जा रहा था, हम कहीं और चले गए, या रुक के चाय पीने लगे, पान खाने लगे तो आ गया, तो दुनिया भर की बात है। मैं कह रहा हूं सरकार की नियति देखी जाती है कि सरकार काम कर रही है कि नहीं। तो आप देखे होंगे पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक हर जगह काम हो रहा है कि नहीं। मेरठ एक्सप्रेसवे बना, रैपिड रेल आपके मेरठ में बन रहा है, लेकिन नजदीक के रहने वाले हैं। आज सभी 62 जिलों पे मेडिकल कॉलेज दिया रहा है। आज अर्थव्यवस्था में भी हम आगे हैं। आज बनारस का भी उत्थान हो रहा है, काशी और मथुरा का भी उत्थान हो रहा है। लोग जाते थे मथुरा में परिक्रमा करने के लिए, तमाम परेशानी होती है। अगर पश्चिम का हो रहा है तो पूरब का भी हो रहा है। बिल्कुल, अगर आपने विकास किया उसका फायदा आपको मिलेगा। जनता देख रही है, जो विकास आपने किया जनता देख रही है, और जनता को अगर लगता है विकास हुआ तो आपको वोट करेगी, आपको जिताएगी। लेकिन जो ऐसा गौशालाओं को लेकर आपने कहा, गौशालाओं की व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है। हम रोजाना खबरें पढ़ते हैं गौशालाओं की दुर्दशा इस वक्त कैसी है। हमारे साथ सपा से बने हुए डॉक्टर अरविंद गुप्ता। अरविंद जी, अपनी बात कहिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, कितने डीएम के ऊपर आपने अभी तक कार्रवाई कर दी? आप अभी कह रहे हैं कि गौशालाओं में जिसे भी अगर अन्ना पशु कहीं पर आपको दिखाई पड़ जाए तो आप जो है उसकी तुरंत डीएम से कहिए। उन्होंने शुरुआत की है अरविंद जी, अब शुरुआत हुई है, डीएम को कहा गया है कि तुरंत कार्रवाई। नहीं साहब, पहले से ही कई बार आदेश आ चुके हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको फोटो भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा, जो एक गौशालाएं इन्होंने तथाकथित बनाई है, इनमें मैं आपको दिखा दूंगा। वो पशुओं की स्थिति है, बाड़े में बंद कर देते, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है,
कई गौवंश जो बिल्कुल कमजोर हो जाता है, उसके जिंदा गौवंश के जो कौवे आंखें नोच ले रहे हैं। मैं आपको अभी कहिए, अभी मैं वीडियो अभी शेयर कर दूं, जिस मोबाइल मेरा स्काइप जूम चल रहा है उसी पे मेरे उस पे वीडियो पड़े हुए हैं। दिल दहक जाता है। इससे तो कहीं अच्छा था कि आप उन्हें मरने के लिए छोड़ देते, कम से कम जिंदा मौत तो वो नहीं मर रहे थे। आप ऐसे समझ लीजिए इतनी दर्दनाक मौत मर रहे हैं उन गौशालाओं में जो तथाकथित इन्होंने खुलवाई थी। किस अधिकारी के ऊपर अभी तक आपने एक कार्रवाई करी हो, आप बता दीजिए हमें जो है। और दूसरी चीज, मैं एक चीज कह रहा हूं, इन्होंने जितनी भी अपने काम गिनाए, ये काम वैसे जैसे नहीं कि हम मिट्टी को लें और ऐसे हवा में उछाल दें। अब कहिए कि गिनिए आप, मैं पॉइंट वाइज पूछ लेता हूं आपसे। पहला पॉइंट अब पूछना है, किसानों की इनकम दुगनी हुई क्या? दूसरा, कि गंगा साफ हुई या नहीं हुई? तीसरा आ जाइए, आपने कहा भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देंगे, आपने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दी। चौथा आ जाइए, जो आदर्श ग्राम योजना की एक सांसद एक विधायक एक एक ग्राम को आदर्श बनाएगा, आपने कितने ग्राम आदर्श बनाए? पांचवा मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे, आपने कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें करी? आपने कहा कि आप 90 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अब आप 4.5 लाख में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आपने कहा कि हम वाईफाई जो है हर इंस्टीट्यूट में, शैक्षणिक संस्थान में हम वाईफाई फ्री देंगे, आपने कितने शैक्षणिक संस्थानों पर वाईफाई फ्री दे रहे हैं? आप हमें एक चीज बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी जगह है जो आप पॉइंट कर दीजिए भाई यहाँ पर हमने डेवलपमेंट किया? अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसकी ज्यादातर जमीन, लेकिन 4.5 साल में सारी चीजें नहीं कर सकते ना सर, 4.5 साल में सारी चीजें नहीं कर सकते ना। इतने दशकों तो आप लोगों ने सरकार चलाई है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, अगर उनको मौका मिला तो विकास तो हो रहे हैं। कितने सारे एम्स खुल गए हैं, 9 एम्स का उद्घाटन एक साथ प्रधानमंत्री जी ने किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है, हालांकि कुछ कमियां रहती हैं, समय के साथ वो भी ठीक हो जाएंगी। आपको बुंदेलखंड का जो एक्सप्रेस वे है वो भी बनकर तैयार है, तो बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे आपको दिल्ली से जोड़ेगा। काशी कॉरिडोर आपका बन चुका है, बीजेपी वाले नहीं गिना पा रहे, मैं बता रहा हूँ। काशी कॉरिडोर आपका बनकर तैयार है, तो विकास कार्य हुए क्या? विकास कार्य नहीं हुए तो बता दीजिए कहाँ है वो एम्स? एम्स कहाँ पर है? 9 एम्स जो है, देखिए मैं डॉक्टर वैसे वाला नहीं हूँ, आई एम ए लैप्रोस्कोपिक सर्जन, मुझे भी अच्छे से पता है। 9 एम्स आपने खोल दिया, आपको टीचर कहाँ से मिले? क्या बिल्डिंग बना देने से कोई भी बिल्डिंग, और वो भी आधी अधूरी बिल्डिंग, वहां पे नर्सिंग स्टाफ नहीं है, टीचरों की तो बात ही दूर दूर तक नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता तो पीठ थपथपा रहे हैं ना सर, बीजेपी के नेता पीठ थपथपा रहे हैं। उनका कहना है हमने लगातार इतने एम्स हमने खोले, 70 सालों में नहीं खोले गए, 70 सालों में इतने एम्स नहीं खोले जितने बीजेपी ने खोल दिए। तो क्या वो एम्स नहीं, वहां क्या मरीजों का इलाज नहीं होगा? वहां मरीजों का इलाज नहीं होगा क्या? कुछ नहीं चल रहा अभी तो। इलाज डॉक्टर करेंगे या बिल्डिंग कर देगी? ठीक है, और आधी अभी तो बिल्डिंग भी पूरी नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी बिल्डिंग आपका इलाज नहीं कर सकती, आपका इलाज करेंगे डॉक्टर। है कहाँ आपके पास डॉक्टर? एसएन सिंह जी जवाब दीजिए, डॉक्टर बढ़ाने की एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक, जवाब ले लेते हैं। मैं जवाब दे दूं? ठीक है, चलिए डॉक्टर नहीं है, एक एक का जवाब ले लीजिए। जी जी। अभी खुर्जा में इनके यहाँ बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट लग रहा है, ये गलत है, ये डबल इंजन की सरकार की देन नहीं है, ये यहीं के रहने वाले हैं। मेरठ में रैपिड रेल बन रहा है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं दी है, समाजवादी पार्टी की सरकार दी है। आगे बढ़िए, आपने बताया डिफेंस कॉरिडोर के जो 6 नोड बने हैं, क्या इससे रोजगार नहीं उत्पन्न होगा? इन्होंने कहा कि हम मेडिकल, आप सुन लीजिए एक एक चीज भैया, आपने बताया, मैं एक एक चीज बता दे रहा हूं कि हमारे घोषणा पत्र में क्या क्या था। हमारे घोषणा पत्र में था राम जन्मभूमि पहला था। राम जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन प्रयास कौन किया? राम भक्तों पे आप गोली चला रहे थे, हम उनके लिए लड़ रहे थे। आप हमारे आप सुन लीजिए सर, 6 चीजों गिना के फिर मैं चुप हो जाऊंगा। आप 100 गाड़ी हमको कह लेने दीजिए, फिर आप कह लीजिए। आप जो है टैक्स के पैसे से जफरयाब जिलानी को रख के और कह रहे थे कि राम जन्मभूमि यहाँ नहीं बनेगा। हम लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं, राम जन्मभूमि वहां बनेगा। दूसरा हमारा सबसे बड़ा घोषणा पत्र था कि हम दंगा मुक्त प्रदेश कर देंगे, एक भी दंगा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं दंगा करने वाले दफ्ती लगा के घूम रहे हैं लोग। आप कहे कि हम कहां आके दवा करा लें। मैं अभी पिछले 3 दिन पहले देवरिया गया था, और जो बाबा देवरावा जी के नाम से मेडिकल कॉलेज खोला गया है, वहां मैं अपने माता जी को दिखा के आया है। और आप चले जाइए गोरखपुर एम्स में, वो कई महीने से दवा चल रही है, और डॉक्टर भी हैं, हो सकता है कि डॉक्टर आपके कहने पे कहीं से रख लिए गए हैं, तो ये भी हो गए हैं।
और कोरोना काल में भी आप देखे होंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम चलता रहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2 साल कोरोना काल रहा, उसके बाद भी हम दे दिए। आप करें इतने दिन में दिए, अरे सरकार हम दे तो रहे हैं महाराज, चीजें कर तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे हमने अपने घोषणा पत्र को भी डबल इंजन की सरकार का फायदा मिलता है, लेकिन अगर किसी प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है, अगर वहां कुछ विकास होना है और अगर आपके पास प्रस्ताव भेजा जाता है, केंद्र सरकार आपके पास, आप केंद्र में है, तो उसको नहीं पूरा किया जाएगा। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं फिरोजाबाद में जब उनकी सरकार थी पिछले सत्र में, पिछले कार्यकाल में, तो फिरोजाबाद में एयरपोर्ट खोलने को लेकर उन्होंने पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको फाइनल नहीं किया। अगर चाहती केंद्र सरकार मदद करती तो एयरपोर्ट खुल सकता था। तो समाजवादी पार्टी की सरकार है तो मदद नहीं करेंगे, हमारी सरकार होगी तो एयरपोर्ट खुल जाएंगे, ये मानसिकता लेकर सरकार काम करेगी। देखिए 10 साल समाजवादी पार्टी के लोग जो है 2005 से लेके और 2014 तक खुद ही सरकार में शामिल थे, तो दूसरे पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। 3 साल में ही सब कुछ नहीं हुआ था, 17 में तो चुनाव ही हो गया था, आप देखे होंगे, आप पत्रकार हैं। और मैं कह रहा हूं अगर आप किसी ऐसे नियति से कोई कार्य करते हैं जो किसी एक ही जाति और धर्म के लिए हो कि इनको सब्सिडी 2 लाख का मिल जाए, दूसरे को ना मिले, और केवल हज हाउस बनाया जाए और विंध्याचल का विकास न हो, तो इस तरह की जब चीजें रहती हैं तो भेदभाव होता है। जब आप भेदभाव करेंगे कि भाई अब रामपुर में और जगहों पे अरविंद जी आप कह रहे थे बिल्डिंगें खड़ी हो गई, डॉक्टर नहीं है, वो खुद बता रहे हैं कि देवरा मेडिकल कॉलेज जो बना है वहां गए थे, वहां डॉक्टर था, गोरखपुर एम्स में डॉक्टर हैं, आप कह रहे बिल्डिंगें खड़ी हो गई। सर आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, कल आप जवाब दीजिए अरविंद जी, ऐसे आरोप मत लगाइए बिल्डिंगें खड़ी हो गई, डॉक्टर्स ही नहीं है। शैलेंद्र जी एम्स का आपकी परिभाषा बता दीजिए। जो है एम्स जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसे कहते हैं, उसमें आपको जो है एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं चाहिए होते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर तो वहाँ केवल जनरल ओपीडी करते हैं, वहाँ आपको एमएस चाहिए होता है, एमडी चाहिए होता है, डीएम चाहिए होते हैं, एमसीएच चाहिए होते हैं। आप बताइए कितने डीएम एमसीएच इनके यहाँ काम कर रहे हैं? देखिए मतलब आप देखिए, आप सोशल मीडिया का जमाना है भाई, अब आप हमें यू कैन नॉट मेक अस फूल, वी आर नॉट स्टूपिड। सर शुरुआत तो हो गई, जो कमियां वो भी पूरी हो जाएंगी समय के साथ। अच्छा आप एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, तो आप एक कहिए ना कि हमने अभी शुरुआत करी है, 5 साल में हम शुरुआत कर पाए हैं और अगले 15 साल में उसमें कार्यरत होंगे। अब दूसरी चीज मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ, जब आपने इतने कार्य करे थे तो आज जब जेवर एयरपोर्ट पे आपने गन्ना और जिन्ना को साथ साथ काहे लेके चले, जब आपने कार्य इतने अच्छे करे हैं? आप बताइए क्या गन्ना को हम नहीं लेके चले सर? जिन्ना की शुरुआत तो आपके जिन्ना की शुरुआत श्रीमान जी आपने की शुरुआत तो आपके नेता की तरफ से की गई है, उसके बाद तो उसका रिएक्शन आ रहा है लगातार, रिएक्शन बीजेपी के नेता ही नहीं दे रहे हैं, सोशल मीडिया में तमाम सारे लोग जो किसी भी दल से जुड़े नहीं वो भी रिएक्शन दे रहे हैं। तो जिन्ना की शुरुआत तो आपकी तरफ से की गई सर, ये क्यों भूल रहे हैं आप जरा? शैलेंद्र जी मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, वो जो शुरुआत उन्होंने कहा कि भाई आजादी से पहले हर एक ने अपना अपना योगदान दिया। अब अगर मान लीजिए आजादी के समय नेहरू जी की सत्ता लोलुपता की वजह से भारत का विभाजन होता है, तो आज बीजेपी वाले जो कांग्रेस को हमेशा पानी पी पी के कोसते हैं, अब उनके लिए नेहरू जी सम्माननीय हो गए। देखिए तो आप एक तरफ रहिए, या तो नेहरू के विरोध में रहिए। अभी आप समझ लीजिए, आज आप देख लीजिए जो जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ उसमें बड़ी विचित्र चीज हुई थी, वहाँ कांग्रेस और भाजपा की दोनों विचारधाराएं साथ साथ बोल रही थी, जवाब दे बोल रहे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बोल रहे थे। अब आप बताइए कौन सी विचारधारा आपकी रह गई जिस कांग्रेस को आप पानी पी पी के कोसते रहे अभी तक कि 70 साल इन्होंने किया? आप बताइए इन्होंने एक ऐसा व्यक्ति कांग्रेसी नेता बता दीजिए जो ठीक है सर, समय का अभाव है, बाकी लोग हमारे साथ हैं। देखिए सचिन सरोज आएंगे, एसएन सिंह जी आएंगे क्योंकि सचिन सरोज कुछ कहना चाहते हैं। सचिन जी अपनी बात जल्दी कम शब्दों में पूरी कीजिए। अरे भाजपा के जो साथी हैं एसएन सिंह जी, उन्होंने अभी कहा कि किसानों के लिए भाजपा की योगी सरकार ने बहुत काम। मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि 5 साल में 25 पैसे प्रति किलो गन्ने का रेट बढ़ा है, ये काम आपने किया है। देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली देने का काम आपने किया है, ये आपकी सरकार का काम है। 2 करोड़ रोजगार देने का काम आपने किया। एसएन सिंह साहब सुन लीजिए, जवाब दीजिए, समय का लीजिए। बहुत अच्छी बात, बड़े जल्दी जवाब दे दूंगा भाई साहब। देखिए आज किसानों को सबसे ज्यादा जो लाभ मिल रहा है सर, वो किसान क्रेडिट कार्ड से मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड किसने दिया?
शामली जनपद से कहाँ माफ किया किसान सत्ता? अरे आज की घटना करती है और से आंकड़ा लेकर आए किसान क्रेडिट कार्ड किसके, आप कुछ पढ़ते लिखते हैं, कुछ जानते हैं कैसे कर रहे हैं? किसान क्रेडिट कार्ड किसने दिया? किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उनके पास किसानों का, आप सुनिए तो आप ही बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ। किसानों का कितना कर्ज माफ किया आप भी तो बताइए। देखिए किसानों का इतना बड़ा कर्ज माफ किया कि जितना आप नहीं किए थे। मैं 42,000 सुनिए 6,000 रुपए। ठीक है, किसने कितना काम किया है, किस सरकार ने कितना काम किया है, किसने किसानों के लिए कितना काम किया है, वो सब जनता तय करेगी। चुनाव नजदीक है, विकास कार्य इससे ज्यादा किए जनता से समझदार कोई नहीं है, पब्लिक सब जानती है और पब्लिक अपने वोट के माध्यम से उसका जवाब देगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में हम बात कर रहे थे अखिलेश गठबंधन कार्ड को लेकर, जहां अखिलेश यादव इस बार छोटे दलों को जोड़ने में लगे हैं। अभी छोटे दल क्या उनको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक